वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में फ्रॉम 10 टू 16 अगस्त जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच, 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉडल, इंडियाज जूट इंपोर्ट, इनकम टैक्स बिल, वर्ल्ड संस्कृत डे और रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हम बताते चले जो हमारा करंट अफेयर्स क्लास है वो आपको एडीआरई, एपीएससी, असम पुलिस और गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम गवर्नमेंट की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही रिलेवेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। एज यू सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लाल किले से 79th इंडिपेंडेंस डे के दिन अपना स्पीच दे रहे हैं। तो पीएम मोदी जी ने जो है एक रिकॉर्ड सेट किया है लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच का, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो 15 अगस्त 2025 को इन्होंने जो अपना स्पीच दिया है, ये स्पीच जो है डिलीवर्ड लॉन्गेस्ट एवर इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट लास्टिंग 1 आवर 43 मिनट्स, यानी कि 1 घंटे 43 मिनट का इनका ये स्पीच था। इन्होंने खुद का ही जो 98 मिनट्स का रिकॉर्ड था जो इन्होंने 2024 में बनाया था उसे तोड़ा है। साथ ही साथ इनका शॉर्टेस्ट जो रहा है वो 2017 में 56 मिनट का रहा है केवल। सो दिस वाज हिज 12 कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे एड्रेस सिंस 2014, जो कि 65 मिनट्स का था। तो प्रीवियसली 1947 में नेहरू जी का अगर बात करें तो उन्होंने सिर्फ 20 मिनट्स का स्पीच दिया था। इंदिरा गांधी का केवल 14 मिनट का था 1966 को, और मनमोहन सिंह जी का जो था वो 55 मिनट्स का 2007 में रहा है। तो मोदी जी की अगर स्पीच की बात करें तो उन्होंने इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, डिजिटल सॉवरेनिटी, यूथ एम्पावरमेंट और इंडिया का जो ग्लोबल रोल है उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ इस साल जो इंडिपेंडेंस डे था, 79th इंडिपेंडेंस डे में हमने जो स्पेशल गेस्ट बुलाया था वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पारबोओ सुबिंतो। ये पारबोओ सुबिंतो जो है इंडिपेंडेंस डे के हमारे स्पेशल गेस्ट थे। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स। और ये भी याद रखिएगा कि पीएम मोदी का जो लॉन्गेस्ट डे स्पीच था वो किस इंडिपेंडेंस डे में आया था, दैट इज 79th। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया अचीव द 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो इंडिया का जो क्लीन एनर्जी जर्नी है फ्रॉम 2014 जो 2.3 गीगावाट हुआ करता था वो 2025 में बढ़ के 100 गीगावाट हो चुका है। तो इंडिया की इस अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो ये सोलर पीवी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, अप्रूव लिस्ट मॉडल में ये सबसे आगे है। तो ये जरूर याद रखिए कि इंडिया ने कितना गीगावाट जो सोलर पावर है उसको जनरेट करने में, मैन्युफैक्चर करने में अचीवमेंट हासिल किया, दैट इज 100 गीगावाट। प्रीवियसली 2014 में कितना था, 2.3 गीगावाट ओनली। एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसको ALLM कहा गया है, फ्रॉम 2.3 गीगावाट 2014 से स्टार्ट हुआ ये जर्नी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हेल एज इट इज ए स्टेप टुवर्ड द सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमको क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बनने में जो हमारी सेल्फ रिलायंस है, स्व प्रतिबद्धता है, उसे हमने हासिल किया। यूनियन मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी जी जो है इन्होंने इस सक्सेस का इनिशिएटिव प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जिसे PLI स्कीम कहा गया है जो कि 2019 में किया गया था, उसको इसका श्रेय देते हुए मतलब अपनी बात रखी। आज के करंट अफेयर्स क्लास का जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज इंडिया जूट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है सी और लैंड दोनों ही से ही हम बांग्लादेश के साथ जूट जो है वो खरीदते थे, लेकिन इंडिया का जो जूट इंपोर्ट है बांग्लादेश से वो थोड़ा सा बैन कर दिया गया है। ठीक है, लैंड रूट से तो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, ओनली जो सी सेवा पोर्ट है, नेवल सेवा पोर्ट जो कि शायद मुंबई में है, वहाँ से ही हमने ट्रीट करने का अलाउंस दिया है। 12 अगस्त 2025 को इंडिया ने इंपोर्ट्स को बैन किया, सर्टन जूट प्रोडक्शन फ्रॉम बांग्लादेश via land route, restricting them Naval Seva Seaport Maharashtra, Bain covers, bleached, unbleached, oven jute, fabric jute, twice ropes jute and shake bags। तो इन सब चीज़ों पर जो है ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया है। तो हमारे जूट से जो है वेबन जूट, फैब्रिक, ट्वाइन रोप्स, जूट लेग बैग्स, ये सब बनाए जाते हैं। देखिए, दिस follows earlier 2025 trade curb the April 9 revocation Bangladesh transit facility except
for Nepal and Bhutan. The diplomatic tensions after remarks Bangladesh interim leader Mohammad Yunus in China. तो देखिए जो आप बांग्लादेश के साथ ये ट्रांसिट फैसिलिटी जो है ये हमने जारी रखी है, और नेपाल और भूटान इनके कारण। तो हमारा डिप्लोमेटिक टेंशन कब स्टार्ट हुआ? जब बांग्लादेश के जो इंटरिम लीडर बनाया गया है मोहम्मद यूनिस को, जो चाइना में जाके इंडिया के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं। तो इस मूवमेंट का एम है प्रोटेक्ट द इंडियाज जूट इंडस्ट्री, अप्लाई द डिप्लोमेटिक प्रेशर एंड रेगुलेट द इम्पोर्ट रूट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल अप्लाई डिप्लोमेटिक प्रेशर, रेगुलेट द इम्पोर्ट रूट्स, impacting the bilateral trade between USD to 12.9 millions in 2023 and 24। तो देखिए इंडस्ट्रियल अप्लाई डिप्लोमेटिक प्रेशर्स, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर्स है जो इंडिया क्रिएट कर रहा है किसके ऊपर? बांग्लादेश के ऊपर। क्यों कर रहा है ये? कि याद रखिए कि 12.9 बिलियन जो है यूएस डॉलर में इन्होंने ट्रेड किया था, इंडिया को इतना लाभ हुआ। फिर भी ये जो है मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना की तरफ जाके और इंडिया के खिलाफ जो है वो अपने भाषण देते हैं। तो इंडिया तो कभी इसे मानेगा नहीं, क्यों सहेंगे हम? अरे भाई तू इतना कंट्री है, कंट्री के जैसे रहो ना। तो इसीलिए ये घटनाएं हुई। नेक्स्ट न्यूज़ है पार्लियामेंट पासेस इनकम टैक्स बिल 2025 मेजर ओवरहाउल ऑफ 1961 एक्ट। तो 12 अगस्त 2025 जो पार्लियामेंट है इनकम टैक्स बिल 2025 को रिप्लेस किया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पहले का था, इसे न्यू लॉ जो है बनाया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। एम क्या है इस 1961 के एक्ट को रिप्लेस करने का? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करना। साथ ही साथ उसमें जो सैंक्शंस है 819 से लेके उसको कमा के कटिंग डाउन करके 536 रखा गया है, बहुत कमाया गया है। चैप्टर्स जो पहले 47 हुआ करते थे अब 23 कर दिया गया है। एंड इंट्रोड्यूसिंग ए सिंगल टैक्स ईयर, ठीक है ना, और सिंगल टैक्स ईयर के रूप में इसे इंट्रोड्यूस करने की जो बात है भारत सरकार कह रही है। क्या क्या लाभ होगा इससे? तो देखिए टैक्स पेयर जो है इनको रिलीफ मिलेगा, लेट रिफंड्स, शॉर्टर टीडीएस करेक्शन लिमिट्स, क्लियर पेंशन ग्रेच्युटी डिडक्शन विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट। देखिए टैक्स रेट चेंज किए बिना क्लियर पेंशन ग्रेच्युटी मिलेगी, टीडीएस करेक्शन लिमिट जो है वो शॉर्टर होगी, और रिफंड्स जो है लेट रिफंड जो है इन सबसे रिलीफ मिलने वाला है हमारे टैक्स पेयर्स को। 6 मंथ ड्राफ्ट रिव्यू के लिए रखा गया है। पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी चेयर बाई विजयंत पांडा, विजयंत पांडा जी जो है इसका देखरेख कर रहे हैं, विजयंत पांडा जी। सो बिल वॉज पास बाई वॉइस वोट एंड डिस्पाइट ऑन अपोजिशन वॉकआउट, जैसा कि हर बार अपोजिशन करती है वॉकआउट की है, आपको तो पता ही होगा। जो हमारे असम में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाने की बात चल रही थी उसमें भी अपोजिशन ने वॉकआउट किया। सो संस्कृत दिवस सेलिब्रेटिंग इंडियाज एंशियंट लैंग्वेज, वर्ल्ड संस्कृत डे जो विश्व संस्कृत दिनम के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, एनुअली जो है वो सावन पूर्णिमा यानी फुल मून डे को मनाया जाता है। और ये जो है कोसाइडिंग होता है विद रक्षाबंधन, क्योंकि सावन फुल डे मून यानी कि पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन भी होती है। तो इस दिन जो है दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज को ये जो है एक ऑनर, एक सम्मान देने के लिए वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार संस्कृत डे जो है 1969 में ऑब्जर्व किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संस्कृत लर्निंग को प्रमोट प्रिजर्व करने के लिए। जो हमारा हेरिटेज है संस्कृत जो लैंग्वेज है ये लेट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, जिसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट जो है एंशियंट पीरियड के लिखे गए हैं। वेदास, उपनिषदास, रामायण एंड महाभारत इज ऑल्सो रिटेन इन संस्कृत, ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। 2025 में 9 अगस्त को ये संस्कृत लैंग्विस्टिक प्रिसिशंस या पाणिनीज अष्टाध्यायी, साइंटिफिक रिलेवेंस, AI, कंप्यूटेशन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कम्युनिटी, आयुर्वेदा, योगा, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सबों पर जो है हाईलाइट करके संस्कृत का अवदान जो है इसके बारे में बात कही गई है। तो संस्कृत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज के कारण ही आज जो है दुनिया में जो है बहुत सारी अनुसंधान, बहुत सारी खोज जो है वो की जा रही हैं। सो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन स्टेट एट UNGA September 25। ऑस्ट्रेलियन PM एंटोनी एल्बेंसे इन्होंने अनाउंस किया कि ऑस्ट्रेलिया जो है फुल्ली फॉर्मली रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इन 18th UN जनरल असेंबली। 80 जो UN जनरल असेंबली हुई, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे कंट्री जो 2 स्टेट सपोर्टिंग 2 स्टेट्स जो मतलब फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की जो मुहिम है, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन के साथ ये भी जुड़ गया है ऑस्ट्रेलिया। यूएन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई, द सोल्यूशन नियर अबाउट 150 UN मेंबर स्टेट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन। आपको बताते चले कि 150 जो मेंबर कंट्रीज है वो पहले ही फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं। और ये जो मूव है
पब्लिक प्रेशर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा के बाद ही आई है। रिकॉग्निशन ऑफ द कंडीशन ऑफ द नो हमास रोल, ये कंडीशन कब रिकॉग्निशन में आएगा, जब नो हमास रोल होगा, गाजा मिलिट्राइजेशन किया जाएगा। होल्डिंग जनरल इलेक्शन, वहाँ जनरल इलेक्शन कराए जाएंगे। Albany said that step of practical contribution toward the peace and coordination with the leaders of Britain, France, New Zealand and Japan। साथ ही साथ ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और जापान के लीडर्स के साथ ये प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस और बातचीत करके इन मैटर को सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए। फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि ये जो करंट अफेयर्स क्लास है, आपको विश्वास रखिए जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं ना, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। तो इसीलिए ये आप अच्छे से इन वीडियोस को देखिए और इन चीज़ों को, बातों को समझने की चेष्टा कीजिए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।